सॉरी, माफ़ी चाहूँगा आप सभी से। अभी हाल फिलहाल ही में मैं किन्हीं चीज़ों में बिज़ी हो गया था, इसलिए पार्ट 10 काफ़ी डिले हो रहा है। अभी उसके वॉइस ओवर्स भी करने बाकी है, साथ साथ एडिट भी। काफ़ी कुछ, लेकिन आप परेशान मत होइए, बस थोड़ा और इंतज़ार, उसके बाद आपको पार्ट 10 ज़रूर मिलेगा। लेकिन तब तक मेरी इस वीडियो में बने रहिए। ये एक कंबाइंड वीडियो है जो कि पार्ट 6 से लेकर पार्ट 9 तक है। तो मैं आपसे चाहूँगा कि आप ये पूरा एक बार अच्छे से देख लें, क्योंकि अब जो आने वाला पार्ट 10 यानी कि आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उसमें बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हुई हैं। रसल और बाकी सारे टॉर मास्टर्स वीक पड़ जाते हैं, उनके मुंह से खून निकलने लग जाता है, साथ साथ लेडी ईलो भी रसल के लिए रोने तक लग जाती हैं। तो अभी के लिए फ़िलहाल आपको इतना ही स्पॉइलर दूंगा, बाकी आपसे मिलते हैं पार्ट 10 में। तब तक ये कंबाइंड पार्ट आप लोग देख लीजिए। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जब रसल इस कैरेक्टर के पास आता है तो रसल का इससे यही पूछना था कि क्या तुम कोई ड्रैगन हो, जिसमें कि ये कैरेक्टर जवाब दे देकर कहता है मुझे कभी वो कहा जाता था। रसल उसकी बात सुनकर कंफ्यूज्ड रहता है। और अब इस चैप्टर में आगे फिर अब हम देखते हैं जहाँ पर रसल के सामने ये कैरेक्टर होता है, दोनों आपस में एक दूसरे को देख रहे होते हैं। फिर वो कैरेक्टर पीछे की ओर मुड़कर रसल से कहता है मैं हमारी बात ज़रूर कंटिन्यू रखना चाहूँगा, लेकिन ये जगह और ये वक्त बिल्कुल भी सही नहीं है, हम दोबारा ज़रूर मिलेंगे। और ऐसा कहकर वो कैरेक्टर अपने पंख फैलाकर वहाँ से उड़कर चले जाता है और रसल सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ देखता रह जाता है। फिर रसल उसके बारे में यही सोचता है कि क्या तुम सच में एक समय में ड्रैगन हुआ करते थे और अब तुम ड्रैगन नहीं रहे। और इसी के साथ रसल का मिशन भी कंप्लीट होता है, जो कि उसने हाइड्रा को हरा दिया था। तो उसे रिवॉर्ड के तौर पर 5 सुप्रीम मैजिक स्टोन्स मिलते हैं। और यहाँ पर एक और चीज़ कही जाती है मिशन स्क्रीन में, तुमने हाइड्रा के पीछे छुपे हुए सच और वो सीक्रेट राज को भी पता लगा लिया है। उसके बारे में थोड़ा बहुत सॉल्व कर लिया है। और वैसे काफ़ी टाइम से मेरी वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी पूरे 1 हफ्ते से, खास तौर पर मेरा गला ही ख़राब हुआ था। इसी के साथ हम अपनी सीरीज़ में अब आगे बढ़ते हैं और फिर यहाँ पर रसल को पता चलता है कि अच्छा तो ये था हाइड्रा के पीछे, लेकिन आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जहाँ पर अंधेरी रात में चांद चमकता हुआ और एक घना जंगल, जिस जंगल में वो कैरेक्टर गया था। फिर यहाँ हम देखते हैं कि एक जादुई पोर्टल खुलता है जिसमें कि वो कैरेक्टर बाहर आता है। फिर ये ड्रैगन कैरेक्टर उस गुफा की ओर देखते हुए कहता है क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। और हमें यहाँ पे पहली बात गुफा में कोई भी नहीं दिख रहा था, लेकिन फिर जैसे ये ड्रैगन कैरेक्टर गुस्से में उस ओर देखता है और अपना हाथ सीधा आगे बढ़ाता है तो हमें पता चलता है यहाँ पर वो कल्ट यानी कि वो हिप्नोस छुपा हुआ था। और ये ड्रैगन कैरेक्टर गुस्से में उसकी गर्दन पकड़कर कहता है मैंने तुम्हें कहा था ना यहाँ पर मत आया करो, इस चीज़ के लिए मैंने तुम्हें कई बार वार्न भी करा है, क्या तुम मरना चाहते हो हिप्नोस। फिर हिप्नोस बड़ी मुश्किल से बोलने की कोशिश करते हुए कहता है जैसे कि तुम्हें पता है बिल्कुल भी वक्त नहीं है, तो आखिर कब तुम करोगे। और फिर वो ड्रैगन कैरेक्टर और अच्छे तरीके से मुस्कुराते हुए उसकी गर्दन को जोरों से दबाते हुए कहता है ओह ऐसा है क्या। और यहाँ पर फिर नीचे उस ड्रैगन कैरेक्टर की परछाई दिखाई जाती है, जो कि देखने से साफ साफ पता चल रहा था कि एक भयानक ड्रैगन की है। और फिर वो उस हिप्नोस से कहता है आखिर तुम जैसे एक नौकर ने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम मुझे ऑर्डर दोगे। और फिर यहाँ पर हमें इस ड्रैगन कैरेक्टर के बारे में पता चलता है जिलियन रजिस्टर, और इसका नाम होता है फॉलन ड्रैगन। फिर वो हिप्नोस वापस से बड़ी मुश्किल से बोलने की कोशिश करता है क्या तुम उसे धोखा देने वाले हो। फिर ये सुनकर फॉलन ड्रैगन उस हिप्नोस को बहुत जोरों से दूर की ओर फेंक देता है और फिर हिप्नोस से कहता है मुझे तुम्हारी इन स्कीमों में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, और हाँ एक और बात याद रखो, मेरा शरीर आधे तौर पर उससे जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोग मेरे मास्टर हो। फिर वो हिप्नोस इससे कहता है तुम्हें इसका पछतावा ज़रूर होगा। और फिर वो ये बोलकर वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पर फॉलन ड्रैगन एक और बात कहता है, वो कहता है कि रसल ड्रेमन क्या तुम सच में मेरे को अपने बाइंडिंग स्पेल से इस चीज़ से मुक्त कर दोगे। फिर सीन चेंज होता है जहाँ पर हम देखते हैं गेनेवर पैलेस का सीन दिखाया जाता है और काफ़ी समय बाद रसल प्रिंसेस एकेट से मिलने आया था, जहाँ पर प्रिंसेस एकेट भी बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रही होती हैं। फिर रसल उनसे झुककर ग्रीट कर ही रहा होता है कि तभी रसल की नज़र उस न्यूज़पेपर पर पड़ती है। उसमें वो देखता है कि वो उसकी खुद की तस्वीर छपी हुई है, यानी कि प्रिंसेस एकेट उसी के बारे में पढ़ रही थी। आखिरकार रसल अभी हाल फिलहाल ही में इतना फेमस जो जा रहा है, और रसल ये देखकर शर्मा जाता है। प्रिंसेस एकेट भी कहती है इस न्यूज़पेपर में जो तुम्हारी तस्वीर बनी है वो अच्छी ही बनी है,
लेकिन रियल लाइफ में जो चीज़ है वो ज़्यादा खूबसूरत है। और ये बात सुनकर रसल और ज़्यादा शर्मा जाता है। फिर प्रिंसेस केट रसल से पूछती है, तो बताओ आखिर तुम मुझे क्यों मिलना चाहते थे रसल? जिसमें रसल जवाब देते हुए कहता है कि दरअसल बात यह है कि मैं इस कैपिटल को छोड़कर कुछ दिन के लिए बाहर जाना चाहता हूँ। ये सुनकर केट कहती है, तुम तो हमेशा ही कहीं ना कहीं इधर उधर जाते रहते हो, भले ही बाहर की चीज़ें कितनी भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों ना हो। तुम्हें वापस आए कितना ही वक्त हुआ है और तुम वापस जाने की बात कर रहे हो। फिर रसल उनसे कहता है कि अरे ऐसी बात नहीं है, मैं बस रसल कंट्री को इंस्पेक्ट करने जा रहा था। फिर प्रिंसेस केट कहती है, अच्छा तुम्हारी कंट्री, जो कि 3 कंट्री जो तुम्हें गारंटेड रिवॉर्ड पे मिली थी। फिर रसल कहता है कि हाँ आपने सही कहा। फिर प्रिंसेस केट उसे जाने की परमिशन देते हुए कहती है, अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम जा सकते हो और इसकी कोई रिपोर्ट वगैरह भी देते रहने की ज़रूरत नहीं है। फिर तो भी रसल बहुत रोमांटिक तरीके से नीचे झुककर प्रिंसेस केट को कहता है कि क्या आप भी मेरे साथ आना चाहेंगी है केट? और रसल को इस तरीके से ऐसा देख प्रिंसेस केट भी ब्लश कर जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं जहाँ पर एक सुंदर सी कंट्री दिखाई जाती है जिसका नाम होता है द मेट्रोपोलिस ऑफ वेसल, जहाँ का माहौल बहुत ज़्यादा प्यारा था, लोगों की चहल पहल लगी हुई थी। फिर प्रिंसेस केट रसल से कहती हैं, तो क्या इस इवनिंग के लिए हमने अपनी मीटिंग के टाइम ड्यूरेशन को डिले कर दिया है? रसल भी जवाब देते हुए कहता है कि हाँ इसीलिए। फिर प्रिंसेस केट उसके शोल्डर्स को पकड़ते हुए काफ़ी प्यारे तरीके से रसल से कहती हैं, अगर ऐसी ही बात है तो हम पूरी सिटी घूमेंगे जब तक हमारा वक्त पूरा नहीं हो जाता, सिर्फ और सिर्फ तुम और मैं। फिर तो भी अचानक से उनके पास से बहुत तेजी से कोई गुजरता है और ये देखकर रसल प्रिंसेस केट को कवर कर लेता है। फिर हमें पता चलता है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक बच्ची थी जो कि बहुत तेजी से भागते हुए कहीं जा रही थी। और प्रिंसेस केट को ऐसी थोड़ी सी भी परेशानी में देखते हुए आसपास जो भी गार्ड थे प्रिंसेस केट के, वो तुरंत चौकन्ने हो जाते हैं, अपनी स्वॉर्ड निकालने ही वाले होते हैं कि तभी रसल उनसे तुरंत कहता है कि नहीं नहीं सब ठीक है, कोई बात नहीं। फिर रसल काफ़ी प्यारे तरीके से प्रिंसेस केट को अपनी बाहों में लेते हुए उनसे पूछते हैं कि केट क्या तुम ठीक हो? और ये देखकर वहाँ के आसपास जो भी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। फिर प्रिंसेस केट कहती हैं कि मैं ठीक हूँ, लेकिन आखिर हम अब जा कहाँ रहे हैं? फिर रसल कहता है कि अगर प्रिंसेस केट इस चीज़ से ठीक है तो क्यों ना वेसल एकेडमी में जाया जाए। फिर प्रिंसेस केट उसकी बातों से राज़ी होते हुए उसके कंधे पे अपना सर रखते हुए कहती है कि अगर तुम ऐसा ही चाहते हो तो मैं भी इस बात से राज़ी हूँ, जहाँ तुम मुझे लेके जाना चाहते हो तो वहीं चलते हैं। और फिर प्रिंसेस केट और रसल साथ साथ जा रहे होते हैं, जिसमें प्रिंसेस केट दोबारा उससे एक और चीज़ पूछती है। वो रसल से कहते हैं कि हमें वहाँ पर वेसल एकेडमी में कौन मिलने वाला है? फिर रसल उन्हें बताता है कि गोल्डन टावर के लॉर्ड निकोलो वहाँ पर होंगे। फिर तभी सीन चेंज होता है और हमें ग्रेट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं बहुत सारे एल्व्स डरे घबराए और बहुत सहमे हुए से दिखाई देते हैं। दरअसल ये किसी चीज़ का सामना कर रहे थे, इनके हाथों में इनके हथियार भी होते हैं, जिसमें कि ये एल्फ अपने बाकी एल्फ्स को कह रहा होता है कि आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से सामने की चीज़ों पर नज़र रखो। और फिर वो सोचता है कि यूँ तो आम तौर पर मॉन्स्टर्स का एग्रेसिव होना बहुत नॉर्मल है, लेकिन आज जो हो रहा है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर तभी उनके टीम का एक एल्फ उसके पास आता है और फिर ये लॉन्ग हेयर वाला एल्फ जो कि इन सब का कैप्टन होता है उससे पूछता है कि तो ठीक है बताओ सिचुएशन क्या है। फिर वो एल्फ कहता है कि कैप्टन आगे की ओर बहुत ज़्यादा फॉग हो गया है जिससे कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। हमने स्पिरिट से भी पूछा, उनका भी यही कहना है कि उन्हें भी कुछ नहीं पता इस बारे में। फिर वो कैप्टन एल्फ कहता है कि ऐसे कहां जिनसे स्पिरिट भी थोड़े बहुत डर रहे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा अजीब है। खैर अभी के लिए सिचुएशन पर इस तरीके से ध्यान। वो कैप्टन एल्फ ये कह रहा होता है कि तभी उनका पेड़ की वो टहनी सीधा नीचे गिर जाती है और यहाँ पर दिखाया जाता है कि बहुत खतरनाक तरीके से सामने से बहुत सारे मॉन्स्टर्स आ रहे होते हैं। उन पर एक बहुत ज़्यादा भारी तादाद में मॉन्स्टर्स का हमला हो जाता है। वो कैप्टन एल्फ इस मॉन्स्टर के हमले को देखते हुए बाकी सारे एल्फ्स को अपने बच्चों को ले जाते हुए इस गाँव से जाने के लिए कहता है। हम इसी के साथ यहाँ पर ये भी देख सकते थे कि कुछ माएँ एल्फ्स हैं जो अपने हाथों में अपने बच्चों को गोद में लिए अपनी जान बचाकर यहाँ से भाग रही होती हैं। यहाँ चारों तरफ जंगल में आग लग जाती है। यहाँ वॉरियर एल्फ्स अपने हाथों में आर्चर लिए हुए इन मॉन्स्टर्स पे हमला कर रहे होते हैं। साथ ही साथ वो ये कह रहे होते हैं कि सबसे पहले बच्चों को महफूज रखो, ओह नॉर्थ विंड हमारी रक्षा करें। और फिर हम सामने ऊपर की ओर देखते हैं वो कल्टिस्ट वो हिप्नोस यहाँ पर होता है जो कि वही ये सब कर रहा था। वो ये सब करते हुए बहुत ज़्यादा हंस रहा था, उसे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। उसके हाथ में वो 2 कीस्टोन के सैंपल भी होते हैं जो कि चेरॉन आर्चड्यूक बिस्मार्क को दिखाने के लिए लाया था। और यहाँ पर ये चेरॉन
ये करते हुए बहुत ज़्यादा जश्न मना रहा था। फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है, जल्दी ही टेटनस का वो दरवाज़ा खुल जाएगा। ये मॉन्स्टर्स का सैलाब तो सिर्फ और सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि बहुत जल्दी ही वो बैरियर्स भी खुल जाएंगे। बचे खुचे सील भी बैरियर्स को ज़्यादा देर तक नहीं रोक पाएंगे, और फिर जैसे ही वो बैरियर खुल जाएगा उसमें से बाहर आएंगे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस, द टाइटन्स। यहाँ तक कि एंडीमैन भी इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा चौकन्ना रह जाएगा, और फिर पूरे राज्य में आग की लपटें दिखाई देंगी। हिप्नोस बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए सारी बातें कह रहा था। अपने हाथों में वो 2 आइटम लिए हुए इस पूरे जंगल में आग लगाकर वो अपने उस बुराई रास्ते की ओर आगे बढ़ता चला जा रहा था। फिर सीन चेंज होता है। यहाँ हम देखते हैं प्रिंसेस अकेट और रसल बालकनी में खड़े होते हैं। मेरा मतलब है कि इस पैलेस के टेरेस पे। और फिर रसल को यहाँ पर खड़े होकर वो सारी चीज़ें याद आ रही होती हैं जो भी उसके साथ अब तक हुई है, कि किस तरह से वो वक्त में पीछे आया, वो ड्रैगन का उसे वो शक्ति देना और भी सभी चीज़ें। तो क्या मैं ऐसे ही आगे बढ़ पाऊँगा, और अब मैं आगे का एक अनजाना फ्यूचर कैसे नेविगेट कर पाऊँगा। रसल जब वक्त में पीछे आया था तो वो शायद से 8 साल पीछे आया था, जो कि अब पूरे भी हो चुके थे। इसीलिए अब जो रसल का आगे फ्यूचर होने वाला था वो सब कुछ उसके लिए अननोन होने वाला था। फिर तभी प्रिंसेस केट उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन सी इतनी गहरी सोच में हो। फिर रसल कहता है कि नहीं, ऐसा भी कुछ खास नहीं है, बस यही सब सोच रहा था कि मैं किन चीज़ों से आगे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक आया, और ये महसूस कर रहा था कि मैं आगे भी इसी तरीके से बढ़ पाऊँगा रहूँगा। और अब आगे फिर प्रिंसेस केट उसे कहती है कि तुम्हें पता है हिज मैजेस्टी यानी कि मेरे पिता ने तुम्हें ये सिटी आखिर क्यों दी है। रसल जवाब देते हुए कहता है, मैंने इसके बारे में इतना सोचा नहीं। फिर प्रिंसेस केट उसे कहती है कि बात ताकत की भी है, माना कि वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन लोगों का इस तरीके से साथ होना वो भी बहुत मायने रखता है। वो अकेडमी जो आपस में सभी को मिलाता है, जिससे कि इस राज्य का एक अच्छा फ्यूचर तय होता है। और हिज मैजेस्टी यानी कि मेरे पिता यही चाहते हैं कि तुम्हारा घर दोबारा खड़ा हो जाए। फिर प्रिंसेस रसल के चेहरे पर बहुत ज़्यादा प्यारे तरीके से हाथ रखते हुए उसे कहती है, क्या तुम आने वाले कल को लेकर इतने ज़्यादा चिंतित हो? देखो, फिक्र मत करो, मैं आज से और अभी से हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और रसल की ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पर एक बहुत प्यारे तरीके से दोनों आपस में किस करते हैं। फिर वहीं हम देखते हैं सीढ़ियों से ऊपर की ओर भागते हुए कोई आ रहा होता है। वो बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में भी था। उसके बाद फिर वो काउंट रेमंड यानी कि रसल रेमंड के लिए एक अर्जेंट मैसेज लेके आया था, एक अर्जेंट मैसेज जो कि था रॉयल फैमिली से। फिर रसल उस नोट को पढ़ते हुए यही सोच रहा होता है, अचानक से एक ऐसा इंपॉर्टेंट मैसेज आना, आखिर क्या हो सकता है। फिर वो जैसे ही पढ़ता है उसे पता चलता है कि सारे के सारे इमेजेस, यहाँ तक कि टावर मास्टर लेवल के इमेजेस भी वहाँ पर इकट्ठा हो रखे हैं, और ऐसे ही सभी को जल्द से जल्द इस पैलेस पर आना है। रसल ये पढ़कर काफ़ी कंफ्यूज था, उसे पता नहीं था कि आखिर हो क्या रहा है। फिर रसल हकेट से कहता है, कुछ तो ऐसा है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, हमें जल्दी से जल्दी पैलेस जाना होगा। मैं एक काम करता हूँ, सारे के सारे कैरेट जल्दी से जल्दी तैयार करता हूँ जिससे कि हम जल्द से जल्द निकल सकें। फिर प्रिंसेस हकेट कहती है कि नहीं, ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी फिक्र मत करो, तुम जल्दी से जल्दी वहाँ पर जाओ। फिर रसल कहता है कि लेकिन हकेट, मैं यहाँ पर तुम्हें कैसे छोड़कर जा सकता हूँ। जिसमें प्रिंसेस हकेट कहती है, देखो मेरी बात सुनो, राज्य की सेफ्टी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है, उसके बाद हमारा ये प्यार, और अभी इस वक्त राज्य को तुम्हारी ज़रूरत है। हकेट की ये बात सुनकर रसल और इमोशनल हो जाता है। उसके बाद कहता है कि ठीक है, फिर मैं जाता हूँ, अपना ध्यान रखना हकेट। फिर रसल किंगडम यानी कि राज्य की ओर बहुत तेज़ी से निकल जाता है। और यहाँ प्रिंसेस हकेट कहती है, मैंने जितना भी वक्त तुम्हारे साथ बिताया उससे कई गुना ज़्यादा तो मुझे वक्त तुम्हारा इंतज़ार करने में और तुम्हारी फ़िक्र करने में लग जाता है। खैर कोई बात नहीं, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मुझे तुम्हारा प्यार मिला, जो कि हमारे देश का एक हीरो कहलाया जाता है। फिर हम देखते हैं रसल बहुत तेज़ी से इस ओर आ रहा होता है, और फाइनली वो आखिरकार यहाँ पर आकर पहुँच जाता है, और फिर सीट लेकर बैठ जाता है, और वो सोचता है, उफ, आखिरकार पहुँच ही गया। लेकिन यहाँ के वातावरण में इतना अजीब महसूस क्यों हो रहा है मेरे को। फिर वो देखता है कि यहाँ पर सारे टावर मास्टर मेजर्स इकट्ठा होते हैं, मिस डारिया, एलन पेज, वाइट टावर मास्टर, येलो टावर मास्टर और जिलियन भी। रसल कहता है कि आखिर हो क्या रहा है यहाँ पर। फिर तभी हम देखते हैं हिज मैजेस्टी किंग एंट्री लेते हैं और सभी से कहते हैं कि सब अपनी सीट पर बैठ जाएं। आज के लिए हम सारी फॉर्मेलिटीज़ वगैरह स्किप करते हैं, और ये असेंबली आज ऐसी चीज़ के लिए बुलाई गई है जो कि आज से पहले कभी नहीं हुई थी, और ये बात हम उनके थ्रू ही सुनते हैं जिनके साथ ये सारी चीज़ें हुई हैं।
हमें वही एक्सप्लेन करने वाले हैं। उनके लिए एक स्पेशल अरेंजमेंट बनाई गई है, उन्हें बुलाया जाए। फिर किंग के ये कहने के बाद वो लोग आते हैं और उनके आने से पहले यहाँ पर रसल को उनकी प्रेजेंस महसूस हो जाती है। रसल सोचता है ये प्रेजेंस तो एल्फ्स और ड्वार्फ्स की है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ से एक एल्फ और एक ड्वार्फ आ रहे होते हैं। उसके बाद फिर वो आकर कहते हैं, मैं एस्लन, फर्स्ट गार्डियन ऑफ द ब्लू विस्टेरिया ट्राइब से एंडीमिन के मास्टर को ग्रीट करता हूँ। फिर उसके बाद ड्वार्फ भी कहता है, मैं मैथर्स अंडरवर्ल्ड से एंडीमिन के किंग को ग्रीट करता हूँ। और इस एल्फ का नाम होता है एस्लन और इस ड्वार्फ का नाम होता है मैथर्स। फिर सभी उन्हें इस तरीके से देख बहुत ज़्यादा चौकन्ने होते हैं। वो कहते हैं कि ड्वार्फ और एल्फ्स एक साथ यहाँ पर आए हैं, ग्रेट फॉरेस्ट और अंडरवर्ल्ड के निवासी यानी कि हमारे किंगडम में आए हैं। क्या उनके वहाँ पर कुछ हुआ है क्या? फिर किंग कहते हैं कि क्या मैं सभी को वो दिखा सकता हूँ जो कि मैंने देखा है। जिसके बाद वो ड्वार्फ अपने हाथों में एक प्रोजेक्टर लेकर कहता है, ये हमारे अंडरवर्ल्ड में बनाया गया एक न्यू आइटम है, ये रिकॉर्ड इमेजेस को प्रोजेक्ट करके दिखा सकता है। जिसके बाद वो ड्वार्फ अपने उस प्रोजेक्टर से बाकी सभी को वो दिखाता है जो कि उनके राज्य में हुआ था। वो दिखाता है कि उनके राज्य पे बहुत सारे मॉन्स्टर्स ने हमला कर दिया है और सभी ये देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो कहने लग जाते, क्या मॉन्स्टर्स? फिर यहाँ पर रसल के बगल में बैठे एल्सन भी कहते हैं, ये तो 10,000 से भी ज़्यादा तादाद में है। और रसल भी ये देखकर सोचता है कि कुछ तो गड़बड़ है। फिर इसके बाद वो एल्फ उन्हें बताता है कि अचानक ही हम पे स्वॉर्म मॉन्स्टर्स का अटैक हुआ है, जिससे कि हम सभी एल्फ्स और साथ ही साथ फेरीज को उस ग्रेट फॉरेस्ट से बाहर निकलना पड़ा। फिर बगल में खड़ा हुआ ड्वार्फ वो भी कहता है कि हाँ, हमारे साथ भी यही हुआ है अंडरवर्ल्ड में, समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर रसल अपना हाथ उठाते हुए कहता है, योर मैजेस्टी, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? जिसमें फिर किंग कहते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई ओपिनियन है तो बेशक तुम बोल सकते हो। फिर रसल कहता है, कुछ बहुत ही अजीब है, क्योंकि ये मॉन्स्टर्स काफ़ी गुना ज़्यादा तादाद में है और अगर ग्रेट फॉरेस्ट में जितने भी सारे मॉन्स्टर्स हैं अगर वो भी इकट्ठा हो जाए तो भी इतने ज़्यादा नहीं होंगे। फिर इस ओर ब्लू टावर के ओल्ड मास्टर कहते हैं, क्या किसी तरीके से उन्हें बनाया जा रहा है? फिर मिस डारिया कहती है, या फिर वो कोई अलग डायमेंशन से इस जगह पर आ रहे हैं, मतलब कि कोई अलग डायमेंशन खुल चुका है। फिर इधर वाइट टावर की मास्टर कहती है, कुछ तो अजीब है इन मॉन्स्टर्स पे, जो कि कुछ सूट नहीं कर रहा। फिर वो उस प्रोजेक्टर पे उस मॉन्स्टर पे पॉइंट आउट दिखाते हुए कहती है, ये मॉन्स्टर्स आज से न जाने कई साल पहले विलुप्त हो गए थे, यानी कि मिट चुके थे, और अभी इनका वापस आना बहुत अजीब है। फिर वो दोनों एल्फ और वो ड्वार्फ झुक कर कहते हैं, मास्टर ऑफ एंडीमिन, फर्स्ट गार्डियन ऑफ द ब्लू वेस्टेरिया ट्राइब होने के नाते हमारे ग्रेट फॉरेस्ट को बचा लीजिए। फिर यही वो ड्वार्फ भी कहता है, मैं भी अंडरवर्ल्ड के रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे अंडरवर्ल्ड के रेड जॉर्ज को बचा लीजिए। फिर तभी किंग नीचे आते हुए कहते हैं, खड़े हो जाओ दोस्तों, मॉन्स्टर्स का इतना ज़्यादा भारी तादाद में होना वाकई काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। हम ये नहीं जानते कि वो आखिर इतने ज़्यादा कैसे हो गए, पर उनमें से किसी एक को भी जिंदा छोड़ना बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। और इसीलिए एंडीमिन के किंग होने के नाते मैं तुम्हें ये कमांड देता हूँ कि द ग्रेट फॉरेस्ट और द अंडरवर्ल्ड की हिफाजत करो, उन सभी को महफूज रखो। यहाँ पर किंग सभी टावर मास्टर्स को ये कहकर ऐलान कर देते हैं कि जाओ जाकर ग्रेट फॉरेस्ट और अंडरवर्ल्ड वालों को बचा लो और उनमें जितने भी जख्मी हुए हैं उन्हें ठीक कर दो। और फिर किंग एक और बात लाउड वॉइस में कहते हैं, और उन मॉन्स्टर्स में से एक भी हमारी सीमा यानी कि बॉर्डर तक को छूना भी नहीं चाहिए। उनकी ये बात सुनकर रसल मन में कहता है, मुझे दी गई प्रतिगमन की नियति अब समाप्त हो गई है, अब बस इतना ही बाकी है कि मैंने जो कुछ भी बनाया है उस पर भरोसा रखूं और आगे बढ़ूं। फिर सीन चेंज होता है और हम इस ओर देखते हैं, मिस डारिया, रसल, वर्मिलन, एल्सन और प्रोफेसर यहाँ पर होते हैं। और मिस डारिया उनसे कहती है कि मेरा दिल तो यही कह रहा था कि मैं भी तुम्हारे साथ काश आ पाती, लेकिन मुझे इधर रहकर सारे स्पेयर्स की देखभाल करनी है, इस राज्य की देखभाल करनी है, तो इसीलिए मैं सिर्फ तुम लोगों को ही बैटल फील्ड पर भेज पाऊंगी। फिर प्रोफेसर कहते हैं कि कोई बात नहीं मास्टर। और फिर एल्सन कहते हैं, आप बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, हम उन सभी में से एक को भी नहीं छोड़ेंगे, हम सबको ख़त्म कर देंगे। फिर मिस डारिया कहती हैं कि हाँ, मुझे तुम्हारी ताकत के बारे में पता है, लेकिन ये एक ऐसा बैटल फील्ड होने वाला है जिसमें अगर तुम्हें हल्का सा भी एरो छू के भी गया तो वो जानलेवा साबित हो सकता है, इसीलिए मुझे तुम लोगों की बहुत फिक्र हो रही है। फिर मिस डारिया रसल के कंधे पर हाथ रखकर कहती हैं, खासकर कि मुझे इस नौजवान की ज़्यादा फिक्र हो रही है, ये इसका पहला बैटल फील्ड होगा, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ये उन बैटल फील्ड से बिल्कुल ही अलग होगा जो भी तुमने अब तक एक्सपीरियंस करे हैं।
फिर रसल एक मुस्कुराहट के साथ उन्हें कहता है कि जी हाँ मास्टर, लेकिन आप फिक्र मत करिए, मैं ध्यान रखूंगा। और फिर रसल मन ही मन कहता है मैंने तो अपनी पिछली लाइफ में कई सारे बैटलफील्ड एक्सपीरियंस करे हैं। फिर मिस डारिया रसल की बात सुनकर मन ही मन सोचती है ये बच्चा तो वाकई में काबिल तारीफ है। अगर वो लोग अभी जिंदा होते तो वो भी इसी की तरह इतनी ही जल्दी ऐसे ही ग्रो करते। रसल के हाथों पर मिस डारिया के रखे हुए हाथ थोड़े से शिवर्स करने लग जाते हैं। फिर रसल कहता है मास्टर, जिसमें मिस डारिया कहते हैं कि अरे माफ़ करना, मैं किन्हीं ख्यालों में डूब गई थी, मैं भी ना एक नंबर की बेवकूफ़ हूँ। जिसके बाद मिस डारिया उन सभी को एक मुस्कुराहट के साथ कहती है मेरे प्यारे डिसिपल्स, अपना ख्याल रखना और वापस महफूज लौटना। देन फिर इसके बाद वो तीनों के तीनों उस मैजिकल पोर्टल गेट से उस बैटलफील्ड की ओर आगे बढ़ जाते हैं। फिर तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं गोल्डन टाउन के मास्टर निकोलो कहते हैं ओह तुम सभी आए। और यहाँ हम देखते हैं उस मैजिकल पोर्टल गेट से वो तीनों यहाँ पर आ जाते हैं और ये तीनों आते आते पूछते हैं कि क्या सभी के सभी आ चुके हैं, जिसमें कि निकोलो ने बताते हैं हाँ बस केवल व्हाइट टावर और स्पेयर टावर का आना रह गया है। और ऐसा लग रहा है कि इस मैजिकल पोर्टल गेट की धीरे धीरे करके डिले हो रही है। फिर तभी रसल उस एल्फ यानी कि एस्लन के पास आता है और उससे कहता है एस्लन, क्या तुम किसी तरीके से लेडी ईलो को जानते हो जो कि वाइट एश ट्री ट्राइब से है। फिर एस्लन काफ़ी ज़्यादा शौक होकर रसल से कहता है कि आप लेडी ईलो को कैसे जानते हैं। एक मिनट रुको, ये काले बाल और ये लाल आंखें। फिर तभी एस्लन रसल का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि सर रसल, अच्छा तो वो आप ही हैं जिसने लेडी ईलो और उनके पूरे क्लैन को बचाया था। तभी रसल कहता है कि हाँ तो मतलब अब तुम जानते हो ना लेडी ईलो को। फिर एस्लन कहता है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन हम एक ही ट्राइब से नहीं है माना कि, क्योंकि अब वो सेंटिनल हो गई है। अब सेंटिनल का मतलब वो होता है कि लेडी ईलो प्रोटेक्टर बन चुकी है, सिर्फ और सिर्फ वाइट एश ट्री ट्राइब की ही नहीं बल्कि अपनी जाति सारे एल्फ्स की। और जब रसल को भी यह पता चलता है तो रसल भी काफ़ी सरप्राइज्ड होता है। रसल सोचता है कि अब वो एक प्रोटेक्टर बन चुकी है, सिर्फ वाइट एश ट्री ट्राइब की ही नहीं सारे एल्फ्स की। मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि उन्हें सेंटिनल घोषित कर दिया जाएगा। क्या ये उनके उन ड्रैगन पावर्स अवेकन होने की वजह से मिली। फिर रसल एस्लन से कहता है कि क्या लेडी ईलो ठीक है। फिर एस्लन कहता है मुझे पक्के तौर पर तो नहीं पता, लेकिन जब मैं वहाँ से निकला तो वह सामने फ्रंट लाइन्स की ओर फाइट कर रही थी। फिर रसल उसकी बात सुनकर सोचने लग जाता है तो इसका मतलब है कि वो 5 दिन पहले ही सिर्फ महफूज रही होंगी। हमें जल्दी से जल्दी यहाँ का सब निपटा कर उनके पास जाना होगा और उनकी मदद करनी होगी। और अब आगे फिर तभी हम देखते हैं ब्लू टावर मास्टर और वाइट टावर मास्टर भी यहाँ पर आ जाते हैं। ब्लू टावर से एलन पेज, वाइट टावर से ऑलिव और एमिलिया मर्विन। मैंने इस एमिलिया मर्विन को हमेशा से ही इस गुड्डे के ऊपर ऐसे सवार देखा है, एकदम लेजी। खैर हम आगे बढ़ते हैं। रसल इन्हीं सबको देखकर यही सोचता है कि किंगडम की आधी फोर्स यहाँ पर है तो मुझे हमारी हार तो बिल्कुल भी नहीं लगती। फिर उसके बाद येलो टावर के मास्टर निकोलो सभी को प्लान के बारे में बताने लग जाते हैं। वो बताते हैं कि जो एल्फ कमांड सेंटर है वो रिलोकेटेड किया गया है, जो कि द ग्रेट फॉरेस्ट से रेड कैनियन तक होगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो मॉन्स्टर्स के द्वारा पीछे धकेले गए थे। और ये बात सुनकर एस्लन और वो ड्वार्फ थोड़े से नर्वस हो जाते हैं। फिर वाइट टावर मास्टर एमिलिया मर्विन कहती है 5th और 7th कॉर्प्स के आने में भी अभी तक 10 दिन लगेंगे। सच में इतनी भारी तादाद में वो फोर्स का आने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। फिर इसके बाद निकोलो ने मिशन बताते हुए कहते हैं हमारा मिशन होगा कि सारे के सारे मॉन्स्टर्स को ग्रेट फॉरेस्ट के ही अंदर दबा कर रखना जब तक हमारी सेना नहीं आ जाती। तो पहला दिन हमारा बॉर्डर पर होगा और दूसरा दिन एलाइट कमांड सेंटर पर, और हम 3 दिन के अंदर वहां तक पहुंचेंगे। क्या सब के सब मेरी बात समझ गए और क्या सब ये कर सकते हैं। निकोलो के ऐसे कहने पर सभी के अंदर बहुत ज़्यादा जोश आ जाता है और फिर सभी बहुत तेज़ी से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। उनके आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे रात हो जाती है। लेकिन फिर अचानक यहाँ पर एमिलिया मर्विन को कुछ महसूस होता है। वो सभी को रुकने के लिए कहती है। वो उन सभी को बताती है कि मुझे खून की महक आ रही है और ये धीरे धीरे और ज़्यादा गहरी होती जा रही है। फिर निकोलो कहते हैं कि ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन अभी भी हम कमांड सेंटर से बहुत ज़्यादा दूर हैं। फिर निकोलो कहते हैं कि हमें यहाँ से अलग अलग होना होगा। फ्लेम टावर के पृष्ठ मेरे पीछे आओ और बाकी जो है वो जल्दी से जल्दी उन पत्थरीले माउंटेन पर पहुँचो। एल्सन ये बात सुनकर कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। और फिर वो तीनों बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं, प्रोफेसर, वर्मिलियन, एल्सन और रसल। फिर तभी रसल कहता है कि सीनियर ब्रदर इसोरिन, अब मेरे को यहाँ पर एक चीज़ समझ नहीं आती। वर्मिलियन एल्सन का नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम इसोरिन रख दिया है। जिसके बाद फिर वर्मिलियन यानी कि इसोरिन जवाब देते हुए कहता है हाँ बस आगे वो जो माउंटेन दिख रहा है वहाँ पर
फिर फाइनली वो लोग इस माउंटेन पर पहुंच जाते हैं। फिर जैसे वो माउंटेन के ऊपर से नीचे का नज़ारा देखते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हैं, जिनके सामने यहाँ पर इतनी भारी तादाद में एल्व्स थे, लेकिन वो भी बहुत ज़्यादा छोटे लग रहे थे। फिर हम इधर नीचे देखते हैं, यहाँ पर कुछ पंछी सिपाही और एल्व्स उन मॉन्स्टर का सामना कर रहे होते हैं। वो उन मॉन्स्टर्स पर पत्थर से हमला करने की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पर सभी वॉरियर एल्व्स अपने हाथों में क्रॉस एरो लिए हुए उनके सर पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहे थे। वो कह रहे थे कि उनके सर पर निशाना लगाना चाहिए जिससे कि वो एक बार में खत्म हो जाए। हालांकि ये सभी एल्व्स बहुत ज्यादा जख्मी हालत में दिख रहे थे। ये बार बार यही प्रे कर रहे थे, आत्मा की शक्ति हमारी रक्षा करें। यहाँ पर सभी पूरी अपनी जान और जोर लगाकर उन मॉन्स्टर से लड़ रहे थे और यहाँ इस तरफ रसल यही सोच रहा था कि ये तो हाइड्रा की आर्मी से भी ज्यादा तादाद में है। सच में इतनी ज्यादा भयंकर तादाद में ये मॉन्स्टर्स। फिर निकोलो अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करते हुए माउंटेन्स को रॉक में बदलकर बहुत ज्यादा पावरफुल तरीके से इन मॉन्स्टर्स पर बरसा देते हैं। और मुझे इनकी मैजिकल पावर काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी क्योंकि इनके मैजिकल पावर के जो इफेक्ट्स हैं वो पर्पल कलर में हैं, जो इस जादुई शक्ति को और ज़्यादा पावरफुल दिखाते हैं। फिर इस ओर हम देखते हैं जहाँ पर वर्मिलियन, एल्सन, रसल और प्रोफेसर खड़े होते हैं, वहाँ के हवा में कुछ चेंजेस होने लग जाते हैं। ग्रीन कलर के इफेक्ट्स दिखाई देते हैं और वो इसलिए आखिर यहाँ अमीलिया मर्विन अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर रही होती हैं। फिर वो अपने एक हाथों से अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर एक बहुत बड़ा टॉर्नेडो क्रिएट कर देती हैं, जिससे कि वो मॉन्स्टर्स उसके टॉर्नेडो के लपेटे में आ जाते हैं। और ये है रॉयल कैपिटल के 4 टॉर मास्टर की असली ताकत। और ये सब देखते हुए वर्मिलियन एल्सन कहते हैं वही सब के सब मॉन्स्टर्स को मार गिराएंगे और हम यहाँ पर खड़े होते होते देखते रहेंगे। ये तो सही नहीं है ना, क्यों? मैंने सही कहा ना भाइयों? जिसके बाद रसल अपनी मैजिकल पावर को तैयार करते हुए कहता है हम तो इसके लिए हमेशा से ही तैयार थे। और फिर रसल अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके एक बहुत बड़ा सा फॉलिंग सन क्रिएट कर देता है, जिसमें कि नीचे खड़े वो ड्वार्फ्स और वो एल्व्स ऊपर की ओर देखते हुए कहते हैं वो देखो एंडीमेन के वो मेजस आ गए। एस्लन और मैथर कामयाब रहे, अब हम सुरक्षित हैं। फिर रसल ये फॉलिंग सन इन मॉन्स्टर्स पर गिराते हुए कहता है डाई, और अब तुम सब मरोगे। और फिर उन मॉन्स्टर्स पर इस फॉलिंग सन का एक बहुत बड़ा धमाका होता है। फिर तभी सीन चेंज होता है और हमें ग्रेट फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं ग्रेट फॉरेस्ट में कुछ पर्पल रंग की एनर्जी दिखाई देती है और यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है। हम देखते हैं इस जंगल के अंदर एक अजीब सा मॉन्स्टर होता है जो कि उस पर्पल एनर्जी की ओर देख रहा होता है और इसे देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो आगे कुछ बहुत भयंकर होने वाला है। और ये बाकी मॉन्स्टर से दिखने में भी काफ़ी अलग लग रहा था, जैसे कि ये सोच और समझ सकता हो। फिर इसके साथ एक और बार सीन चेंज होता है और हम अगले सीन में देखते हैं एलन पेज जहाँ पर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। और उन्हीं के साथ साथ एमिलिया मर्विन भी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर रही होती है। और यहाँ इस ओर निकोलो भी अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर्स को ख़त्म कर रहे होते हैं। और फिर यहाँ चट्टानों के ऊपर खड़े फ्लेम टावर के मास्टर्स ये सब देखते हुए कह रहे होते हैं हमने कभी भी इतनी ज़्यादा भारी तादाद में जादुई शक्तियों का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा। हम यहाँ पर नीचे देख सकते थे कि सारे के सारे मैजिक टावर मास्टर के द्वारा किए गए मैजिक से यहाँ का पूरा एरिया बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो चुका था। और फ्लेम टावर मास्टर्स ये कह रहे थे कि ये सब खत्म हो जाने के बाद हमें वापस से मैप को रीड्रॉ करना होगा, लेकिन इन मॉन्स्टर्स की तादाद अभी भी बिल्कुल कम नहीं हुई है। और इसी तरह से अगर इन पर हम अपना लार्ज स्केल मैजिक इस्तेमाल करते रहे तो हमारा एलाइस बहुत ज़्यादा खतरे में आ जाएगा, जिसका मतलब है कि इनका एलाइस यानी कि इनका ये जो एरिया है ये बहुत बुरे तरीके से डैमेज हो सकता है। एल्व्स और ड्वार्फ्स अपनी पूरी जान लगाकर इन मॉन्स्टर्स को मारने में लगे हुए थे और ये सब देखकर ऐसा सोच रहा था कि इन मॉन्स्टर्स और हमारे एलाइस के बीच की बाउंड्री पूरे तरीके से टूट चुकी है, तो अब किसी भी तरीके से हमारा लार्ज स्केल मैजिक का इस्तेमाल करना इम्पॉसिबल होगा। फिर वर्मिलियन, एल्सन और प्रोफेसर नीचे कूदते हुए निकोलो से कहते हैं कि हमें अब लार्ज स्केल मैजिक को अवॉइड करना होगा और ये कोशिश करनी होगी कि हम क्लोज कॉम्बैट में मैजिक का इस्तेमाल करें इन सभी मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। फिर निकोलो सभी को लाउड वॉइस में कहते हैं कि सभी एक साथ, और फिर सब मॉन्स्टर्स की ओर आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ रसल मॉन्स्टर की ओर आगे बढ़ते हुए सोच रहा होता है कि ये लड़ाई लगता है काफ़ी देर तक चलेगी, तो हमें माना का सही तरह से और सही ध्यान में रखते हुए इस्तेमाल करना होगा और जितना हो सके ड्रैगोनिफिकेशन का इस्तेमाल ना करें तो बेहतर होगा। मेंटल इमेजिनरी से माना को बढ़ाकर मटेरियल वर्ल्ड में मैनिफेस्ट करके अटैक करना बेहतर होगा। रसल अपने इस तरीके से इस मॉन्स्टर को बीच से काट कर ख़त्म कर देता है
और फिर ऐसे ही बाकी सारे टावर मास्टर भी इन सभी मॉन्स्टर्स को अपने क्लोज कॉम्बैट मैजिक से ख़त्म करने में लग जाते हैं। यहाँ पर कई सारे मैजिक पावर इफेक्ट्स का नज़ारा हम देख सकते थे। एल्फ भी अपने हाथ में लिए क्रॉस एरोज से इन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करने में लगे हुए थे। सभी के इस तरह से इन मॉन्स्टर्स को ख़त्म करते करते सुबह हो रही थी और यहाँ एल्स जख्मी हालत में होते हुए भी इन मॉन्स्टर्स को मारने में अपनी पूरी जान लगा दे रहे थे। फिर तभी अचानक वाइट टावर मास्टर ऑलिव के पीछे से एक मॉन्स्टर आ जाता है। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि तभी रसल सही वक्त पर आकर उनकी जान बचा लेता है। रसल कहता है, ऑलिव क्या आप ठीक हैं? जिसमें ऑलिव कहती है, तुम्हारा शुक्रिया रसल, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हम उन्हें जितना भी ख़त्म कर रहे हैं उनकी तादाद कम ही नहीं हो रही। आखिर ये हो क्या रहा है? ये सुनकर रसल भी सोचता है, इस हालत को देखकर लग रहा है अब कोई अंत नहीं है, अब हम क्या करें? रसल यही सोच रहा होता है कि तभी उधर से ड्वार्फ्स खुश होकर सूरज की ओर अपना हाथ दिखाते हुए कह रहे होते हैं, वो देखो सूरज, सूरज बस उगने ही वाला है, बस थोड़ा सा और इंतज़ार। और ये सब देखते हुए वर्मिलन कहते हैं, आखिर ये सब ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? भला ये सूरज क्या करेगा? फिर प्रोफेसर कहते हैं, ये मॉन्स्टर्स अभी भी मरे नहीं हैं, तो लगता नहीं है कि सूरज उन पर कुछ इफेक्ट भी करेगा। फिर तभी हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर सूरज को देखकर बहुत बुरी तरह से डर जाते हैं और वापस जहाँ से आए थे उस ओर तेजी से निकल जाते हैं। और ये देखकर रसल सोचता है, वो वापस लौट रहे हैं, क्या इसका मतलब है कि उनकी कमजोरी सूरज है? यहाँ इस ओर एमिलिया भी कहती है, आखिर ये हो क्या रहा है? द निकोलो कहते हैं, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बट अब लगता है कि सिचुएशन पहले से थोड़ी ठीक है, अब हम थोड़ा रिलैक्स कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं सभी ड्वार्फ्स और एल्फ्स जो जख्मी थे उन्हें हील करने लग जाते हैं। फिर यहाँ एल्फ रिप्रेजेंटेटिव जिनका नाम अरेन होता है, वो उन सभी एंटीमेन के मास्टर को शुक्रिया अदा कर रही होती है, ये कहते हुए कि आप लोगों का शुक्रिया, हमने एक और रात सरवाइव कर लिया। फिर वो डॉर्फ और उसका साथी भी कहते हैं, हम डॉर्फ्स आपका ये एहसान कभी भी नहीं भूलेंगे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस ड्वार्फ का नाम होता है एल्ट्री और ये ड्वार्फ रिप्रेजेंटेटिव होता है। फिर निकोलो एक मुस्कुराहट के साथ कहते हैं, हमने एक तरह से अपने अलाइस की ही मदद की है, तो शुक्रिया अदा करने की कोई बात नहीं। खास तौर पर ज़रूरी बात तो यह है कि ये सारे मॉन्स्टर्स रात में और ज़्यादा ताकतवर हो जाते हैं, जो कि बहुत अजीब बात है। फिर फीमेल एल्फ अरेन उन्हें बताती हैं कि एक और अजीब बात है, ये मॉन्स्टर्स ऐसा भी नहीं है कि अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ते हैं, ये सीधा फेरी ट्राइब को ही अपना टारगेट बनाते हैं। ऐसा लगता है कि वो हमसे बेहद नफरत करते हैं। फिर वर्मिलन एल्सन कहते हैं कि इसका मतलब है कि वो आज रात को दोबारा अटैक करेंगे। कैसा रहेगा अगर हम उन पर उनके अटैक करने से पहले ही अटैक करते हैं, जब वो दिन में कमज़ोर रहते हैं? जिसमें वो ड्वार्फ बताता है, हाँ ये बेशक पॉसिबल है, लेकिन हमारे अलाइस में सिर्फ 5000 ही लोग हैं, जिनमें से आधे ही लड़ने के लिए कैपेबल हैं। देन वहीं एमिलिया मर्विन कहती है, हमारे पास इंतज़ार करने के सिवा कोई और ऑप्शन नहीं है जब तक रेनफोर्समेंट्स नहीं आ जाते। फिर निकोलो सभी को लाउड वॉइस में कहते हैं कि फ़िलहाल अभी के लिए जो ज़ख्मी हैं उन्हें यहाँ से हमें हटाना होगा, और फिर एक स्ट्रैटेजी मीटिंग बैठाते हैं। फिर हम इधर देखते हैं, अरेन रसल से कहती हैं, क्या तुम बाय चांस रसल रेमंड हो? जिसमें रसल कहता है कि क्या आप मुझे जानती हैं? फिर वो रसल को बताती है कि माफ़ करना, मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करना भूल गई, मेरा नाम अरेन है, वाइट राष्ट्रीय ट्राइब की चीफ और एक एल्फ मियनियर, और इसी के साथ साथ मैं ईलो की माँ हूँ। रसल उन्हें देख यही सोचता है, ओह तो ये है ईलो की मदर। फिर वो ग्रीट करते हुए रसल से कहती है, आमतौर पर तो हम अपने मेहमान का अच्छे से रिस्पेक्ट के साथ स्वागत करते हैं, पर जैसी अभी सिचुएशन है उसे देखते हुए हम आपसे यही चाहेंगे कि आप हालात को समझें। फिर रसल कहता है, अरे कोई बात नहीं, ज़रूरी बात तो यह है कि ईलो एल्फ कहाँ पर है। फिर अरेन रसल को बताती हैं कि एल्फ ईलो वो आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर थी। ईलो को जैसे ही फेरी ट्री ट्राइब के बारे में पता चला कि वो खतरे में है, वो तुरंत वहाँ चले गई उनकी रक्षा करने। काफ़ी फेरीज ऐसे थे जो वॉर ज्वाइन नहीं कर पाए उन मॉन्स्टर्स के अचानक हमला करने के कारण, और बाकी कुछ अलग अलग दिशाओं में भटक गए। ये सुनकर रसल सोचता है, अच्छा ऐसा है क्या, उम्मीद है कि वो ठीक होंगी। जिसमें अरेन कहती है, फिक्र मत करो, मेरी बेटी स्ट्रांग है। देन इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर निकोलो को पता चलता है कि अरेन मैनियर है। अब मैनियर उसे कहा जाता है जो सारे एल्फ ट्राइब की टीम लीडर हो या हेड हो।
जिन्हें हाई स्टेज एल्व्स माना जाता है, और ऐसा भी कहा जाता है कि उनके कंट्री में ऐसे सिर्फ 5 ही हैं। फिर ऐसा सोचता है इस बात में कोई शक नहीं है कि वो वाकई में खास हैं। फिर उधर से निकोलो कहते हैं फिर तो मैं अपनी पूरी लाइफ एल्फ मेन्यू से ही मिलते रहना चाहूँगा। फिर एमिलिया मर्विन भी कहती हैं ये बहुत सौभाग्य की बात है कि मैं आपसे मिल रही हूँ सर मैम। एमिलिया मर्विन बहुत नर्वस और थोड़ी सरप्राइज थी क्योंकि वो आज से पहले इंसानों के अलावा किसी से नहीं मिली थी, इसीलिए उससे ध्यान से बोला भी नहीं जा रहा था और एमिलिया को ये भी नहीं समझ आ रहा था कि वो आगे क्या बोले। जिसमें फिर अरेन ग्रीट करते हुए कहती है कोई बात नहीं, मुझे भी इंसानों से बात करने की आदत नहीं है, तो तुम्हें इतना हार्ड कोशिश करने की ज़रूरत नहीं, इट्स ओके। देन फिर निकोलो सभी को आगे की स्ट्रैटेजी के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं हमारा पहला कदम होगा घेराबंदी बनाना। सेना की संख्या लगभग 60,000 है, मॉन्स्टर्स को घेरने के लिए ये काफ़ी होना चाहिए। दूसरा कदम घेराबंदी के अंदर मॉन्स्टर्स को ख़त्म करना और उन्हें विशाल जंगल में जाने के लिए मजबूर करना। फिर ये बात सुनकर अरेन और वो पंछी दोनों ही शॉक्ड हो जाते हैं। अरेन मायूसी से कहती हैं तो क्या अब ये बैटलफील्ड रेड कैनियन से सीधा ग्रीन फॉरेस्ट में शिफ्ट हो जाएगा? और उन्हें ऐसा कहता देख रसल सोचता है कि ग्रेट फॉरेस्ट सिर्फ और सिर्फ उनका घर ही नहीं है, वो एक ऐसी खास फेरी ट्राइब है जो कि गॉड्स के द्वारा ब्लेस्ड की गई है। अगर बैटलफील्ड बदलता है तो ग्रेट फॉरेस्ट में काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। अगर ग्रेट फॉरेस्ट का थोड़ा सा भी हिस्सा डैमेज होता है तो उसे पहले जैसा बनाने में यानी कि ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा। देन फिर निकोलो कहते हैं इस चीज़ को तो नाप पाना कि ग्रेट फॉरेस्ट कितना डैमेज होगा ये तो हमारे बस में नहीं है, लेकिन हाँ एंडीमैन उसे वापस ठीक करने की जिम्मेदारी लेता है और हाँ तब तक फेरी ट्राइब को एक घर देने का भी जिम्मेदारी लेता है। फिर अरेन एल्फ कहती है ये थोड़ा सा दुख भरा है लेकिन कोई बात नहीं। और वहीं उनके बगल में खड़ा वो पंछी भी कहता है सच कहूँ तो न जाने कैसे मैं इस चीज़ के लिए पहले से ही तैयार था। जिसके बाद फिर निकोलो उनसे झुक कर कहते हैं कि आपका इस बात को समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपनी तरफ से पूरी यही कोशिश करेंगे कि ग्रेट फॉरेस्ट को कम से कम डैमेज हो। फिर तभी वो सोल्जर कहते हैं कमांडर उधर से कोई उड़ता हुआ आ रहा है, क्या वो कोई किसी तरीके का मॉन्स्टर है? देन हम यहाँ पर देखते हैं सामने की ओर से कोई उड़ता हुआ आ रहा था। इन सोल्जर्स को यही लग रहा था कि अभी तो सूरज उगा है और मॉन्स्टर्स कैसे आ सकते हैं। फिर वो पंछी देखता है और कहता है कि नहीं ये एली है जो कि आज से कुछ दिन पहले फेरी ट्राइब गई थी उन्हें वहाँ से निकाल लाने के लिए। देन हम यहाँ पर देखते हैं एली बहुत बुरे तरीके से जख्मी हालत में होती है, वो अच्छे से उड़ भी नहीं पा रही थी कि तभी वो नीचे गिरने लग जाती है। फिर वो पंछी उसे अपनी गोद में ले लेता है और कहता है क्या तुम ठीक हो? जिसमें फिर एली सिर्फ इतना कहती है कि सिल्वर हेयर सेंटिनल खतरे में। और ये सुनकर रसल बहुत शॉक हो जाता है क्योंकि वो लेडी ईलो की बात कर रहा था। साथ ही साथ लेडी ईलो की मदर अरेन भी बहुत शॉक्ड हो जाती है। फिर तभी निकोलो रसल से कहते हैं कि रसल तुम उसे जानते हो जो कि अभी खतरे में है, तो क्या तुम जल्द ही उस ओर जाओगे उनकी मदद करने के लिए? रसल जवाब देते हुए कहता है कि हाँ बेशक। फिर वर्मिला नेल्सन भी कहता है कि मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा। देन एमिलिया मर्विन ऑलिव को कहती है तुम लोगों के साथ व्हाइट टावर की सर्च मैजिक भी काफ़ी ज़्यादा मदददायक होगी, तो इसीलिए ऑलिव तुम इन लोगों के साथ जाओगे। और यहाँ इस ओर अरेन एजलन से कहती है एजलन तुम एक लौते हो मैं जिस पर भरोसा कर सकती हूँ। जिसमें एजलन जवाब देते हुए कहता है आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, लेडी ईलो वापस सुरक्षित ही लौटेंगी। फिर असल के साथ साथ वो सभी मॉन्स्टर्स उस ओर बढ़ जाते हैं जिस ओर लेडी ईलो थी। फिर अचानक ऑलिव को किसी मूवमेंट का एहसास होता है। वो कहती है ऐसा लग रहा है कि सामने से उड़ने वाले मॉन्स्टर्स आ रहे हैं, आखिर हमें क्या करना चाहिए? जिसमें वर्मिलन एल्सन कहते हैं आगे की ओर बढ़ते रहो, हम उन्हें हैंडल कर लेंगे। फिर तभी रसल ऊपर की ओर देखता है जहाँ पर बहुत सारे ऑर्क्स नजर आते हैं। उन ऑर्क्स की तादाद वाकई में बहुत ज्यादा थी और यहाँ इस ओर नीचे एल्स बैटल पोजीशन लेते हुए इन मॉन्स्टर्स को मारने के लिए तैयार थे। फिर तभी हम देखते हैं रसल अपनी मैजिकल पावर रेड लाइटनिंग और चेन एक्सप्लोजन से इनमें से कई सारे ऑक्स को वहीं पर जलाकर राख कर देता है। मतलब जलाकर राख तो नहीं करता लेकिन इन पर यह लाइटनिंग अटैक कर देता है जिससे कि वो जलकर पूरे तरीके से काले हो जाते हैं और नीचे गिरने लग जाते हैं। और उन ऑक्स को ऐसा जलता हुआ नीचे गिरते हुए देख ऑलिव यही सोचती है कि इतने भयानक ऑक्स को इतने आसानी से टेक डाउन कर देना, हम दोनों ही टावर लॉर्ड लेवल पर हैं लेकिन हम दोनों के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस। फिर उनके पीछे वर्मिलन एल्सन ज़मीन में एक धमाके के साथ कूदते हुए
अपने हाथों में अपनी मैजिकल पावर अप करते हुए कहते हैं, अब मैं सब कुछ तो अपने छोटे भाई पर नहीं छोड़ सकता ना। और फिर इसी के साथ वो अपने हाथों से बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक इन ऑक्स पर कर देते हैं, जिससे कि कई धमाकों के साथ उनमें से आधे ऑक्स मर जाते हैं। और ये देखते हुए रसल मन ही मन यही कहता है कि सच में आप मेज हैं या फिर एक मार्शल आर्टिस्ट हैं बड़े भाई। और यहाँ पर मिलन एल्सन उन ऑर्क्स की ओर ऐसे ही देख रहे होते हैं जहाँ पर उन्हें अपने मैजिकल पावर से धमाका किया था। लेकिन तभी अचानक चट्टानों के पीछे से और ऑर्क्स आ जाते हैं और वर्मिलियन एल्सन ये देखकर कहते हैं, अरे यार शिट, मुझे लगता है मैंने तो इन्हें और भड़का दिया और ये तो और ज़्यादा तादाद में आ रहे हैं। फिर रसल कहता है कि चलो कोई बात नहीं, चलो इन्हें एक साथ हैंडल करें। फिर उन ऑर्क्स पर एरोस का हमला होता है और यहाँ नीचे वो एल्फ्स होते हैं जिन्होंने ये हमला किया होता है। वो उन्हें कहते हैं कि आप लोग यहाँ से जाइए, हम इन्हें हैंडल कर लेंगे। फिर वर्मिलियन एल्सन आगे बढ़ते हुए उनसे ये कहते हुए जाते हैं कि ठीक है, हम ये तुम लोगों पर छोड़ते हैं, दोबारा जल्दी ही मिलेंगे। देन हम देखते हैं वो तीनों अपनी और भी ज़्यादा दुगनी स्पीड से आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे और रसल आगे बढ़ते हुए यही सोच रहा था कि ये लो बस कुछ देर और सुरक्षित रहिएगा। फिर तभी इस ओर हम देखते हैं एल्फ्स के द्वारा गया बनाया ये बैरियर पर मॉन्स्टर्स बहुत ज़ोरों शोरों से हमला कर रहे थे। यहाँ पर एल्फ्स अपनी पूरी जान लगाकर इन बैरियर्स को मजबूती दे रहे थे जिससे कि मॉन्स्टर्स उन तक ना पहुँचे। यहाँ ये एल्फ्स सोच रहे थे कि कुछ ही देर में सभी का माना ख़त्म होने वाला है, क्या हम सूरज उगने तक इन्हें रोक पाएंगे? प्लीज़ रीइंफोर्समेंट्स जल्दी से आ जाएं। वो एल्फ ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसकी नज़र दूसरी ओर जाती है जहाँ पर वो देखती है उनके बैरियर को तोड़कर एक मॉन्स्टर अंदर घुस आया है। वो आधे तरीके से अंदर घुस आया है। वो सभी कहते हैं बैरियर टूटने लगे हैं, जल्दी इन्हें अंदर आने से रोको। फिर वहीं उनका बैरियर टूट जाता है और वो मॉन्स्टर बहुत भयानक तरीके से अपना मुंह खोलकर उस बच्ची एल्फ पर हमला कर देता है। और यहाँ इस ओर लेडी इलो अपने हाथों में वो मैजिक एरो लिए हुए जादुई शक्तियों का मंत्र बोलते हुए इस मॉन्स्टर पर ये एरो छोड़ने वाली होती हैं। वो कह रही होती हैं, वायु की शक्ति यूरस, मुझे अपनी स्ट्रेंथ सौंप दे। और फिर वो अपना एरो छोड़ते हुए कहती हैं, गस्ट एरो, जो कि इनके इस अटैक का नाम होता है। देन हम यहाँ इस ओर देखते हैं रसल और उसके साथ बाकी वो दो टावर मास्टर इस ओर तेजी से आ रहे होते हैं जिसमें ऑलिव को उस बैटलफील्ड का महसूस होता है। वो बाकी उन दोनों से कहती है, वो जगह मिल गई, मुझे सामने ही बैटलफील्ड का महसूस हो रहा है। जिसमें वर्मिलियन कहते हैं, ठीक है तो फिर जल्दी चलो। और वहीं रसल सोच रहा होता है कि उम्मीद है हम कहीं लेट ना हो जाएं। फिर यहाँ इस ओर हम देखते हैं फीमेल एल्फ ने वो एरो आसमान में छोड़ दिया होता है जो कि सीधा आकर इन मॉन्स्टर पर गिरता है। और फिर वो अपने टीममेट एल्फ से कहती है कि चलो यही एक मौका है, वापस बैरियर खड़ा करते हैं। वो ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक उनके पीछे से और ज़्यादा मॉन्स्टर आ जाते हैं जो कि उन फीमेल एल्फ्स पर और साथ ही साथ उन बच्चों पर हमला करने वाले होते हैं। और उस ओर का बैरियर भी टूट चुका था। फिर ईलो वापस से एरो रेडी करते हुए और वो मैजिक स्पेल पढ़ते हुए कहती है, स्पिरिट ऑफ विंड एरस। वो ऐसा कह ही रही होती है कि तभी अचानक उनके मन में रसल रेमन का ख्याल आता है। और फिर वो सोचती है, ये अचानक मेरे सामने उस बेनिफैक्टर का चेहरा कैसे आ रहा है। और फिर वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश कर जाती है। फिर तभी हम देखते हैं वहाँ पर रसल आ जाता है जो कि आते के साथ साथ अपने फायर वॉल से उन मॉन्स्टर पर अटैक कर देता है। और फिर लेडी इलो रसल को इस तरीके से आते देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। वहीं फिर वर्मिलियन भी पीछे ना हटते हुए अपनी मैजिकल पावर को पावर अप कर इन मॉन्स्टर पर अटैक कर देते हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा ताकतवर अटैक होता है। और इस अटैक का नाम होता है फ्लेयर फिस्ट ओरिजिनलिटी। और इस अटैक से वहाँ के जो मॉन्स्टर होते हैं सामने वो ब्लो अप कर जाते हैं, यानी कि फट जाते हैं। लेडी इलो रसल से कहती है, बेनिफैक्टर इस ओराओ। अब मैं आप लोगों को बेनिफैक्टर का मतलब बता देता हूँ। बेनिफैक्टर का मतलब वो होता है जैसे कि किसी ने किसी की खास तौर पर मदद की हो या फिर किसी का एहसान उस पर हो, जैसे कि कोई किसी को जरूरत वक्त पर पैसा देता है। फिर रसल उसके पास जाता है और उससे कहता है, लेडी इलो क्या आप ठीक तो हैं? जिसमें लेडी इलो कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको शुक्रिया अदा किस तरीके से करूँ। फिर रसल कहता है, अलाइड नेशन का मेज होने के नाते ये सब तो बहुत नॉर्मल है, कोई बात नहीं। फिर रसल लेडी इलो को वहाँ के बैरियर हटा देने के लिए कहता है जिससे कि सामने जो मॉन्स्टर है वो उन्हें एक बार में खत्म कर सके और साथ ही साथ बाकी और मॉन्स्टर्स यहाँ पर ना आए।
फिर लेडी ईलो से बताती है अगर हमने ऐसा करा, हमने बैरियर हटा दिया, तो यहाँ पर जो बच्चे हैं वो यहीं पर छूट जाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा एल्फ बहुत ज़्यादा जख्मी हालत में हैं। और फिर ये देखते हुए रसल कहता है आप उसकी फ़िक्र मत करिए, हम सब संभाल लेंगे। फिर रसल ऑलिव को कहता है कि क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकती हो, जिसमें ऑलिव जवाब देते हुए कहते हैं कि क्यों नहीं काउंट रेमंड, आखिरकार मैं यहाँ पर इसीलिए तो आई हूँ। और फिर ऑलिव अपने मैजिक पावर उन सारे फेरीज पर यूज़ कर देती है, जिससे कि अब उन सारे फेरीज को बहुत ज़्यादा लाइट वेट महसूस हो रहा था, जिससे कि अब वो बहुत ज़्यादा तेज भाग सकते थे, साथ ही साथ बिना थके। और ऐसा महसूस कर लेडी ईलो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। वो कहती है कि मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा लाइट वेट महसूस हो रही है। देन हम देखते हैं रेनफोर्समेंट भी आ जाते हैं, यानी कि एज़लन और उसकी पूरी टीम। और उन्हें ऐसा देख लेडी ईलो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो उनके पास जाती है और उन्हें कहती है एज़लन तुम्हें देखे हुए बहुत ज़्यादा लंबा वक्त हो गया था, जिसमें कि फिर एज़लन भी उन्हें कहते हैं लेडी ईलो मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि आप बिल्कुल ठीक हैं। फिर उसके बाद आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर वर्मिलियन एल्सन सबको सभी की पोजीशन बताते हैं। लेडी ऑलिव और बाकी सारे फेरीज बीच में होंगे और प्रेस्ट लेफ्ट साइड में होगा, प्रेस्ट यानी कि रसल। लेडी ईलो और एज़लन राइट साइड होंगे और मैं सामने की ओर लीड करूंगा। मैं उन सभी मॉन्स्टर्स को हमारे रास्ते से मिटा कर रख दूंगा। और फिर लेडी ईलो अपने साथियों से कहती है चलो शुरू करते हैं, सभी के सभी ये बैरियर्स हटा दो। फिर जैसे ये बैरियर हटता है, रसल और वर्मिलियन अपने मैजिकल पावर से इन मॉन्स्टर पर अटैक कर यहाँ का रास्ता क्लियर कर रहे होते हैं, जिससे कि बाकी सारे फेरीज जा सके। फिर रसल उन सभी को लाउड वॉइस में कहता है हम बस पहुंच ही गए, सभी के सब, बस थोड़ा सा और। फिर वर्मिलियन रसल से कहता है कि जितना हो सके अपने माना को इस वक्त डिस्ट्रीब्यूट कर दो, क्योंकि जब हम रेड कैनियन की ओर पहुंचेंगे हमें वहाँ पे भी अपने माना का इस्तेमाल करना होगा। फिर तभी अचानक रसल और वर्मिलियन एल्सन सामने की ओर देखते हैं और वो देखते हैं कि यहाँ पर निकोलो आ चुके हैं, जो कि अपनी बहुत बेहतरीन मैजिकल पावर से इन मॉन्स्टर पर अटैक करने वाले थे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था, निकोलो की पावर सच में बहुत ज़्यादा कमाल की है। उनके पावर के जो इफेक्ट्स है वो वाकई में काफ़ी ज़्यादा कूल है, क्योंकि यहाँ पर रसल भी उन्हें देखकर यही सोच रहा होता है कि और ये है निकोलो की असली ताकत। सच में ये एक सुपर ह्यूमन लेवल के वॉरियर हैं। अब आप सभी रसल के कहने से अंदाज़ा लगा ही सकते होंगे कि निकोलो की पावर कितनी ज़्यादा कमाल की है, क्योंकि यहाँ पर मुझे खुद उनकी पावर सुपर ह्यूमन लेवल की लग रही थी। फिर प्रोफेसर निकोलो को उस ओर दिखाते हैं। वो दिखाते हैं कि वहाँ पर देखो हमारे प्रेस्ट और सारे फेरीज उस ओर हैं। यहाँ इन्हीं के साथ लेडी ईलो की माँ रेन भी होती है, जो कि अपनी बेटी लेडी ईलो को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। फिर निकोलो कहते हैं तो ठीक है, अब रास्ता क्लियर करते हैं अपने लोगों के लिए। फिर वो अपने दोनों हाथों को अपने ज़मीन में रखकर अपनी मैजिकल पावर के साथ एक डिफेंसिव वॉल क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि सामने जो मॉन्स्टर थे वो उस वॉल से टकराकर पीछे की ओर हो जाते हैं, जिससे कि यहाँ का रास्ता काफ़ी क्लियर हो जाता है। और यहाँ साथ ही साथ वर्मिलियन रसल से कहता है निकोलो ने यहाँ पर वाकई में रास्ता बेहतर कर दिया, तो अब हम दोनों का ये फ़र्ज़ बनता है कि हम दोनों अपने सारे माना को मिलाकर एक बारी में अटैक करते हैं। फिर वहीं वर्मिलियन और रसल दोनों साथ में एक बहुत पावरफुल अटैक करते हुए फ्लेयर फिस्ट कैनन के साथ वो सामने वाली वॉल को ब्रेक कर देते हैं। मतलब कि वहाँ पर एक ऐसा होल हो जाता है जिसमें से कि सारे फेरीज और सारे के सारे लोग निकल सके। और फिर वहाँ से सारे के सारे फेरीज और सारे टावर मास्टर भी निकल आते हैं। लेडी ईलो अपनी माँ रेन के पास जाकर गले लग जाती है। वर्मिलियन एल्सन और रसल यहाँ पर थक हार कर लेट जाते हैं और यहाँ रसल के चेहरे पर एक बहुत सुनहरी मुस्कुराहट थी। एक बहुत लंबा वक्त और कभी न ख़त्म होने वाली रात आखिरकार ख़त्म होती है। हम सभी वहाँ से निकल आए। एक हफ्ता होने जा रहा है उस रात के बाद से, और हम उन मॉन्स्टर आर्मी से हर रात लड़ते हैं और हर एक दिन उसका सामना करते हैं, जो कि उन परछाइयों के पीछे छुपा हुआ है। अब हालात पहले से बहुत बेहतर हैं। हमने कई सारे डरे हुए फेरीज को वहाँ से बचाकर बाहर निकाला। लगभग 9000 से भी ज़्यादा फेरीज इकट्ठा हुए और रसल फिर सोचता है बस अब रेनफोर्समेंट्स के आने की देरी है। फिर तभी अचानक रसल को कुछ महसूस होता है और वो सामने की ओर ऊपर जाता है, जिसे देखकर निकोलो भी उसके साथ आते हैं और उससे कहते हैं कि क्या हो गया रसल रेमंड, क्या सामने कोई मॉन्स्टर्स आ रखे हैं? जिसमें रसल जवाब देते हुए कहता है नहीं, क्योंकि 5th और 7th एंडीमेंट के डिवीजन यहाँ पर आ चुके थे रेनफोर्समेंट्स के रूप में। देन फिर यहाँ सभी मीटिंग में इकट्ठा होते हैं। निकोलो उन दोनों कमांडर्स को शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं इतने लंबा सफ़र तय करके यहाँ आने के लिए। फिर वो दोनों कहते हैं कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हमें अपने लोगों को बचाना और अपने नेचर को, यही हमारा काम है। हम यहाँ पर इसीलिए हैं क्योंकि हम बस अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। और इनका नाम होता है विलियम लोगी, जो कि 5th लीजन के कमांडर होते हैं। वहीं दूसरे वाले का नाम होता है ड्वेल क्रूगर, जो कि 7th लीजन का कमांडर होता है। जिसके बाद फिर निकोलो उनसे कहते हैं चलो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाते
हैं एक मीटिंग करते हुए, और इस मीटिंग में रसल मेरे बिहाफ एक्सप्लेन करेगा। सर रसल वो है जिन्हें इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, इन मॉन्स्टर फोर्सेस के बारे में और ट्रेन के बारे में भी, तो इसीलिए वो आप सभी को बताएगा। फिर रसल उनसे ग्रीट करता है ये कहते हुए कि ग्रीटिंग्स, मेरा नाम है रसल रेमंड, जिसमें कि फिर वो रसल को देखकर ये सोचते हैं तो ये नौजवान लड़का इतना फेमस है, ज़रूर इसमें कुछ न कुछ तो खास होगा। फिर रसल सभी को मिशन बताता है। 5th लीजन के कमांडर विलियम, उनका मिशन होगा कि यहाँ पर डिफेंस करना। अब क्योंकि मॉन्स्टर की सारी फोर्स इसी जगह को टारगेट बनाती है अपना, और हमें ये भी नहीं पता रहता कि वो आगे अब कब हमला करने वाले होते हैं, तो इसीलिए पहले ही एक ऐसा एनसर्कलमेंट बना लेना जिससे कि सारे के सारे फेरीज सुरक्षित रहें हमारे इस कैनियन के अंदर। तो इसीलिए यहाँ पर हम विलियम की ओर से एक डिफेंस टीम बनाएंगे, एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस टीम जो कि सारे फेरीज को सुरक्षित रखेगी और ये भी निश्चित रूप से कंफर्म करेगी कि एक भी मॉन्स्टर वापस जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और अब 7th लीजन के कमांडर ड्वेल, इनका मिशन होगा ऑफेंस, यानी कि हमला करना। अब जब 5th लीजन का ये मिशन है कि वो यहाँ पर रहकर सारे मॉन्स्टर्स को ब्लॉक करें, तो वहीं 7th लीजन का ये मिशन होगा कि वो सारे मॉन्स्टर्स को सामने से अटैक करते हुए उन ग्रेट फॉरेस्ट की ओर ले जाएं। हमें ये नहीं पता कि आगे चल के ग्रेट फॉरेस्ट में क्या खतरनाक मिल सकता है, लेकिन अब जब ये हमारा मिशन है तो हमें इस पे पूरा अव्वल तय करना होगा। और फिर ये सब सुनने के बाद कमांडर 12 अपने चेस्ट पर हाथ मारते हुए कहते हैं, एक फुल स्केल बैटल, ये बहुत एक्साइटिंग है, मैं इसके लिए तैयार हूँ, ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। फिर निकोलो कहते हैं अभी से वो 3 दिन शुरू होते हैं और ये बैटल इंसानों और फेरीज के लिए जीने या मरने का बैटल होगा। द ग्रेट फॉरेस्ट रिकॉलमेशन ऑपरेशन अब शुरू होता है। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रसल यहाँ पर अपने बॉर्डर के टॉप पर खड़ा होता है और वो ये सोच रहा होता है कि 5th लीजन और 7th लीजन के वो एंटीमेन के एलाइड फोर्सेस वो पूरे कॉन्टिनेंट के सबसे ज़्यादा पावरफुल मिलिट्री फोर्सेस हैं, तो अब फर्क नहीं पड़ता सामने कितने भी सारे मॉन्स्टर्स आ जाएं, वो हारेंगे नहीं। लेकिन आखिर ये कुछ अजीब सा क्या है। यहाँ रसल पीछे मुड़ता है और वो बंजर जमीन को देखता है तो उसे कुछ अजीब महसूस होता है। और यहाँ दूसरी ओर हम नीचे देखते हैं, लेडी ईलो रसल को देख रही होती है। वो रसल को ऐसा देखते हुए सोच रही होती है कि मेरा ध्यान ही नहीं गया और मैंने ये नोटिस तक नहीं करा कि कब इसके शोल्डर्स इतने ज़्यादा ब्रॉड हो गए और साथ ही साथ ये बहुत टॉल भी हो गया है। जब मैं उससे सबसे पहले मिली थी ये बिल्कुल उससे अलग है। लेडी ईलो उसकी ओर देखते हुए ऐसे बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, वो बहुत शर्माते हुए उसके बारे में ये सब सोच रही थी। फिर तभी पीछे से लेडी ईलो की मदर आती है जो कि उसे देख ऐसा सोच रही थी, मुझे लगा ही था इसे ज़रूर कुछ हुआ है, वेल तो इसका टाइम अब आ गया है। फिर लेडी ईलो की मदर यानी कि अरेन लेडी ईलो के पास आती है और उसके कंधे पर हाथ रखकर लेडी ईलो से कहती है, सिर्फ और सिर्फ ऐसे देखने के बजाय तुम क्यों ना जाके उससे बात करो। और ईलो ये बात सुनकर बहुत नर्वस हो जाती है, वो कहती है माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अगर उससे ऐसे बात करूंगी तो उसे सच में बहुत अजीब लगेगा, क्योंकि मेरा बेनिफैक्टर जो है वो ऑलरेडी एंडीमेंस फैमिली से जुड़ चुका है और उसके लिए ऐसी फीलिंग्स रखना सच में ये नामुमकिन है। फिर ईलो की मदर अरेन उसके चेहरे पर हाथ रखते हुए कहती है, ईलो मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रही हो, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तुम और रसल एक बहुत मजबूत डोरी से जुड़े हुए हो अपनी डेस्टिनी तक। फिर ईलो के गाल लाल हो जाते हैं, वो थोड़ी ब्लश कर जाती है और वो कहती है कि माँ क्या आप मेरी डेस्टिनी देख सकती हैं। फिर उसकी माँ उसे बताती है, मेरे अंदर एंशिएंट हाई एल्व्स का खून है जिससे कि मैं ये सब देख सकती हूँ और एक दिन जब तुम मैन्योर बनोगी तो तुम भी सेम ऐसा कर पाओगी। मेरी बेटी ये बात याद रखना, जल्दी ही वो चुनने का मौका आएगा। उसकी डेस्टिनी बहुत ज़्यादा हार्श है, जैसे एक मिड विंटर स्टॉर्म की तरह, और बेहद ज़्यादा भारी है, 1000 किलो जैसा। तो तुम ये विश करती हो कि तुम्हारे दिल में वो हमेशा रहे, तो तुम्हें अपनी डेस्टिनी उसके साथ पूरी करनी होगी। देन फिर सीन चेंज होता है और हम यहाँ पर देखते हैं इतने सारे फोर्सेस होते हैं, साथ ही साथ वो फ्लेम टावर, वाइट टावर और वो येलो टावर, साथ ही सभी मास्टर्स यहाँ पर होते हैं। और यहाँ निकोलो कहते हैं तो अब ये शुरू होता है। तो जैसा कि प्लान में था 5th लीजन यहाँ पर रहेगी और बाकी हम सब आगे ग्रेट फॉरेस्ट की ओर जाएंगे। वहीं हम सामने की ओर भी देखते हैं मॉन्स्टर्स भी बहुत ज़्यादा तादाद में तैयार होते हैं और यहाँ इस ओर हमारे सारे मॉन्स्टर्स भी तैयार होते हैं अपनी मैजिकल पावर को पावर अप करते हुए। फिर निकोलो कहते हैं सभी एक साथ आक्रमण, और वहीं सभी आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वो एल्व्स और वो ड्वार्फ्स पूरी जान लगाकर इन मॉन्स्टर पर हमला करने लग जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर एलन पेज, एमिलिया मर्विन और निकोलो भी इन मॉन्स्टर्स को खत्म करने में लग जाते हैं। और ऐसे ही वर्मिलन एल्सन, प्रोफेसर और ऑलिव भी और रसल अपनी बहुत ज़्यादा पावरफुल मैजिकल अटैक से हवा में फ्लो करते हुए
एक आग का गोला इन मॉन्स्टर पर छोड़ देता है और इस अटैक का नाम होता है इन्फर्नो। और फिर ऐसे करते करते सारे मॉन्स्टर्स को मारते मारते 15 दिन बीत जाते हैं। फिर 15 दिन बीत जाते हैं और यहाँ पर सभी ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। मिशन पूरा हुआ, हम ग्रेट फॉरेस्ट तक पहुँच आए। ये कहते हुए वो सारी आर्मी फोर्सेस बहुत ज्यादा खुश थे। और यहाँ इस तरफ निकोलो कह रहे होते हैं फाइनली हम उन्हें खत्म करते करते इन जंगलों के अंदर ले आए। फिर वहीं वर्मिलन एल्सन रसल से कहते हैं क्या तुम्हें वो महसूस हुआ, जिसमें रसल कहता है कि हाँ, जैसा सोचा गया था ये जंगल उन मॉन्स्टर्स का सोर्स है और मैंने एक्सपेक्ट करा था कि यहाँ पर भारी तादाद में मॉन्स्टर्स होंगे, लेकिन मुझे यहाँ पर किसी का भी कोई सेंस नहीं हो रहा है, ना कोई मॉन्स्टर और ना ही कोई इंसान या कोई भी अजीब चीज का। लेकिन जंगलों के अंदर से आता हुआ ये काला फॉग कुछ अजीब है। फिर यहाँ लेडी लो अपनी माँ से कहती है कि माँ मुझे यहाँ पर किसी भी स्पिरिट की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, जिसमें उसकी माँ कहती है कि हाँ मैं ये देख सकती हूँ, आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। फिर निकोलस सभी को बताते हैं कि हमें फेदर फोक स्काउट्स के आने का इंतजार करना चाहिए। वो कल गए थे तो वो अभी जल्दी ही आते होंगे। जिसमें वो डवार्फ भी बताता है वो हमारा नया बनाया गया प्रोजेक्शन डिवाइस लेकर गए थे, तो उनके आ जाने से हमें वो सारी डिटेल्स मिल जाएगी इस सिचुएशन की। फिर वो लोग ऊपर देखते हैं आसमान की ओर, उनके वो फेदर फोक स्काउट्स आ जाते हैं। देन फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं सभी एक रूम में बैठकर उस प्रोजेक्शन डिवाइस से उस ग्रेट फॉरेस्ट अंदर का सब कुछ देख रहे होते हैं। वो ये देखते हुए कह रहे होते हैं सच में यहाँ पर तो कोई भी ऐसा सुराग नहीं है कि यहाँ पर कोई मॉन्स्टर हो। उन्हें इस प्रोजेक्शन डिवाइस के थ्रू इन जंगल के अंदर कोई भी मॉन्स्टर बिल्कुल नहीं दिख रहा था। फिर तभी पीछे से रसल निकोलो को कहता है कि आपके पास पूरा कंप्लीट मैप है इस ग्रेट फॉरेस्ट का, जिसमें निकोलो कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा क्यों पूछ रहे हो। फिर रसल सभी को उस प्रोजेक्शन की ओर हाथ दिखाते हुए कहता है वो देखो, हम जितना ज्यादा जंगल के अंदर जाते रहते हैं वो काला धुआं और ज्यादा डार्क होते रहता है। फिर वो पंछी उस प्रोजेक्शन को थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाता है, जिसमें फिर सभी देखते हैं और वो देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो देखते हैं एक बहुत ज्यादा बड़ा डार्केस्ट फॉग का गोला। वो सभी बहुत ज्यादा शौक हो जाते हैं। वो कहते हैं कि आखिर ये डार्कनेस है किस चीज की। और यहाँ इस ओर एरिन कहती है हमारे इस ब्यूटीफुल ग्रेट फॉरेस्ट का आखिर ये हो क्या रहा है। और ये देख रसल सोचता है तो क्या ये उसी चीज का सोर्स है जहाँ से हमें अजीब सी फीलिंग महसूस हो रही है। इसे देखकर ऐसा लगता है कि अभी जो सिचुएशन है उसका कारण यही है। और यहाँ इस ओर हम देखते हैं ये काली शक्तियों से घिरा हुआ ये सर्कल, जिसके चारों तरफ ये ब्लैक स्मोक का घेरा है और इसके अंदर वही मॉन्स्टर बैठा होता है जिसके बारे में मैंने पहले आपको बताया था। और इसकी ये लाल आंखें बता रही है कि कुछ बहुत भयानक होने वाला है।